हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक मोस्टली लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका घनीय यूनिट सेल का घनत्व। और ये घनीय यूनिट सेल का जो घनत्व है विद न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज की वीडियो का टारगेट है, तो इन दो टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आई होप कि आप देख रहे होंगे समय से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको जो वीडियो है 12th केमिस्ट्री की शाम 7:30 बजे जो है ना हर रोज़ मिलती है, तो आप समय से इसको देखिएगा, है ना। अच्छे पढ़ाई का मज़ा लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जो है ना बेहतर से बेहतर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100% आपको दिया जाता है। कोई यहाँ से आपको ऐसा नहीं किया जाता है कि आपके साथ कोई चीज़ सस्पेंस में रखी जाती है। ठीक है, चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या की अगर बात करें, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस समन्वय संख्या को समझाने से पहले मैं यहाँ पर एक दो डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा उन डायग्राम पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 डायग्राम बना के रखे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला डायग्राम है, ठीक है, ये आपका दूसरा डायग्राम है और ये आपका तीसरा डायग्राम। इन तीनों डायग्राम के साथ आप 100% जो समन्वय संख्या समझ जाओगे। ठीक है, देखो इधर यहाँ पर आपसे यदि मैं पूछूं कि बताओ साहब, ये वाला जो अवयवी कण है, ये जो आपका अवयवी कण है, ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा है। मैंने बोला है कि ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा है, तो आप यही देखोगे कि सर एक इस तरफ है अवयवी कण और एक इस तरफ है अवयवी कण। मतलब ये जो अवयवी कण है वो 2 कणों से घिरा है, एक ये और एक ये। अब मैंने आपसे बोल दिया कि बताओ ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा है, तो आप कहोगे सर ये भी 2 घिरा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना। अब यदि आपसे बोलो कि भाई ये वाला अवयवी कण है वो इससे घिरा है, तो नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये जो अवयवी कण है केवल इससे घिरा है, इससे घिरा है। अब इससे नहीं घिरा, इससे ये जो है ना अवयवी कण, ये तो इसको घेर रहा है, समझ रहा है। इसको केवल ये वाला अवयवी कण और ये वाला अवयवी कण ही टच कर रहा है, तो जितने अवयवी कण उसको टच कर रहे हैं वो उतने से घिरा है। जैसे मान के चलो ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा, तो 2, एक इधर और एक इधर, है ना। ऐसे आप देखोगे कि ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा है, केवल एक, है ना। लेकिन अगर मैं इस सीरीज को यहाँ पर आगे बढ़ा दूं तो ये आप कितने कणों से घिरा है, 2 घिरा है, समझ रहे हैं ना। तो देश ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा, 2, एक इधर और एक इधर, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। चलो ऐसा इसमें समझो। अब मैंने आपसे बोल दिया कि बताओ भाई ये वाला अवयवी कण जो है ना कितने कणों से घिरा, ये मैंने डार्क किया, ये कितने कणों से घिरा, तो आप कहोगे सर एक, ये तो टच नहीं कर रहा है इसको, ये वाला अवयवी कण इसको टच नहीं कर रहा तो इससे नहीं घिरा, ये टच कर रहा है इससे घिरा हुआ है, ये टच कर रहा है इससे घिरा हुआ है, ये टच कर रहा है इससे घिरा हुआ है। मतलब ये जो अवयवी कण है कितने कणों से घिरा, 4, 1 2 3 4, जो अवयवी कणों से टच कर रहे हैं उससे घिरा हुआ है। ठीक है, चलो इसकी बात करें कि बताओ ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा, ये वाला तो 1 2 3 और ये 4, है ना। ये वाला 1 2 3 4, प्रत्येक अवयवी कण कितने कणों से घिरा, 4 से घिरा। ठीक है, अब जैसे यदि मैं पूछ लूं कि बताओ ये वाला अवयवी कण कितने कणों से घिरा, तो आप कहोगे सर 1 2 और एक नीचे 3। ठीक है, तो अगर मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा दूं, इस सीरीज को क्या करूं, मैं आगे बढ़ा दूं, ये वाला भी अवयवी कितने कणों से घिर जाएगा, 4 से घिर जाएगा, है ना। वैसे अभी प्रेजेंट में हमें जो दिख रहा है हमें वो बताना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अवयवी कण, प्रत्येक अवयवी कण 2 कणों से घिरा, और यहाँ पर प्रत्येक अवयवी कण कितने कणों से घिरा, 4 कणों से घिरा। कितने से, 4 से। अब इस डायग्राम पे जाओ। जैसे यदि मैंने बोल दिया कि बताओ साहब ये वाला जो अवयवी कण है वो कितने कणों से घिरा, कितने कणों से घिरा, तो आप कहोगे सर एक ये टच कर रहा है इससे घिरा है, दूसरा ये टच कर रहा है इससे घिरा, तीसरा ये टच कर रहा है इससे घिरा, चौथा ये नहीं, ये इसको टच नहीं कर रहा, मतलब इससे नहीं घिरा हुआ है, ये टच कर रहा है इससे घिरा, ये टच कर रहा है इससे घिरा, ये टच कर रहा है इससे घिरा। मतलब कोई अवयवी कण को जितने अवयवी कण टच कर रहे होंगे उनसे ही तो घिरा होगा, जितने अवयवी कण क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, टच कर रहे होंगे उनसे ही तो घिरा होगा, समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, ये अवयवी कण कितने कणों से घिरा, 6। यदि मैं आपसे बोल दूं ये वाला कितने से घिरा, तो आप ये फिर से कह दोगे सर 1 2 3 5 6, क्लियर हुआ।
तो कोई अवयवी कण यहाँ पर 2 से घिरा, यहाँ पर 4 से घिरा और यहाँ पर 6 से घिरा। क्लियर हो रहा है? तो मेरे भाई आपको बता देता हूँ, जैसे ये यहाँ पर बहुत सारे अवयवी कण हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे अवयवी कण हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे अवयवी कण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले तो ये बताओ ये चीज़ बनी क्या। देखो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जो है ना कई अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। क्रिस्टल जालक में कई अवयवी कण होते हैं, ऐसा हम बोलें, क्रिस्टल जालक में कई अवयवी कण होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल जालक जब मिलकर छोटी से छोटी संरचना बनाएंगे तो उसे हम यूनिट सेल बोलेंगे, लेकिन जब एक बड़ी संरचना बनेगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। क्या होगा? क्रिस्टल जालक। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारे अवयवी कण हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? तो मेरे भाई किसी क्रिस्टल जालक में देख रहे हो ना, किसी क्रिस्टल जालक में ये हो या फिर ये हो, कोई सा भी हो, किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण, कोई भी अवयवी कण हो सकता है, कोई अवयवी कण अपने चारों ओर से जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उस संख्या को, जितने अवयवी कणों से घिरा है उस संख्या को समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है आज के बाद बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना? तो देख रहे हो कि यहाँ पर ये अवयवी कण दो कणों से घिरा है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या कितनी होगी? यहाँ पर कितनी? जैसे इस कण की देखें तो कितनी होगी? 2 होगी। जैसे इस कण की समन्वय संख्या निकालें तो कितनी होगी? 4 होगी। जैसे इस कण की समन्वय संख्या निकालें तो कितनी होगी? 6 होगी। 6 कणों से घिरा है, समझ गए ना? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अपने चारों ओर से जितने कणों से घिरा होता है उस संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? चलो अब मैं यहाँ पर कई सारे यौगिकों की आपको समन्वय संख्या बता रहा हूँ कि उसकी समन्वय संख्या क्या है, और ये विशेष तौर से इम्पोर्टेंट होती है। ये नीट के लिए, JEE, IIT सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया कि आप बताओ CSCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, आपसे पूछ लिया कि NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, आपसे पूछ लिया MgO की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। छोटा मोटा मत समझ लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो समन्वय संख्या की परिभाषा आप समझ गए हो। अब हम इन क्रिस्टलों की जो है ना कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम समन्वय संख्या निकालना सीखते हैं। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा 100%। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये जो संरचना है वो आपकी NaCl की है। किसकी है मेरे भाई? NaCl की है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा बिंदु, ये Na के लिए रहेगा, Na+ के लिए, और जो नीले कलर का बिंदु दिख रहा है वो आपका Cl- के लिए रहने वाला है। जैसे आपको अगर दिखा दूँ, ये रेड कलर का बिंदु है। ठीक है, ये बताओ ये रेड कलर का मतलब क्या है? सोडियम। अब ये बताओ ये सोडियम जो रेड कलर का बिंदु दिख रहा है कितने नीले कलर के बिंदु से घिरा हुआ है? तो आप देख रहे हो, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। मतलब जो Na+ है वो कितने Cl- से घिरा होगा? 6 Cl- से घिरा होगा। इसी प्रकार अगर मैं दोस्तों नीले वाले कण की बात करूं, ये आपका नीला वाला कण है, एक सेकेंड, ये आपका नीला वाला कण है। ठीक है, मतलब ये क्लोरीन का कण है, Cl- का है। तो ये कितने रेड कणों से घिरा हुआ है? ठीक है, तो देखो 1, 2, ऊपर 3, नीचे 4 और इस तरफ ये 5। अब ये 6 से नहीं घिरा। 6 से क्यों नहीं घिरा? लेकिन क्योंकि अभी संरचना को मैं यदि इस तरफ आगे बढ़ाऊँ तो ये 6 से घिर जाएगा। किससे घिर जाएगा मेरे भाई? 6 से घिर जाएगा। इस प्रकार से अगर इसकी बात करें तो संरचना को इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी 6 से घिर जाएगा। ठीक है,
नीचे बढ़ाएंगे तो ये वाला कण 6 से घिर जाएगा, ऊपर बढ़ाएंगे तो ये वाला कण 6 से घिर जाएगा। तो इस प्रकार हम बात करें दोस्तों तो NaCl में प्रत्येक जो Na होता है, ध्यान रखना है कि जो NaCl में होता है प्रत्येक Na+ जो होता है ना वो 6Cl- से घिरा होता है, 6Cl- से घिरा होता है, और प्रत्येक Cl- जो है ना वो 6Na+ से घिरा होता है, 6Na+ से घिरा होता है। इस चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो Na है वो 6Cl- से घिरा हुआ है और Cl- है वो 6Na+ से घिरा हुआ है। ऐसा NaCl की संरचना में होता है। तो इस प्रकार से यदि दोस्तों मैं यदि NaCl की समन्वय संख्या निकालूं कि आपके NaCl की समन्वय संख्या कितनी है, तो Na 6Cl से घिरा है, ठीक है, और Cl 6Na से घिरा हुआ है। इसलिए मेरे भाई जो NaCl की समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6:6। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है, ठीक है। NaCl की समन्वय संख्या कितनी, 6:6 हमेशा याद रखना है और बिल्कुल कभी नहीं भूलना। क्यों, कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेम टू सेम, अगर मैं सेम टू सेम बात करूं दोस्तों तो ऐसी की ऐसी संरचना होती है MgO की। किसकी होती है, MgO की, है ना। जैसे आपके NaCl की संरचना दिख रही है, सेम टू सेम संरचना MgO की होगी। बस अंतर इतना होगा कि जो Na है, Na के स्थान पर आ जाएगा Mg2+, और जो आपका Cl- है इसके स्थान पर आ जाएगा O2-। बस संरचना आपकी सेम रहेगी। इसलिए मेरे भाई जो MgO है इसकी समन्वय संख्या भी 6:6 होती है, विशेष तौर से याद रखना। तो NaCl और MgO की समन्वय संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी होगी, 6:6। ठीक, क्लियर हुआ। अब मैं आपको दूसरी संरचना पर लेकर चलता। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस संरचना को, ये संरचना जो है ना CHCl की है। CHCl को यदि मैं तोड़ूं तो CS+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये Cl का कण है, तो ये Cl का कण कितने CH+ से घिरा हुआ है, तो देखो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ठीक है, इधर 5, इधर 6, 7 और ये 8। मतलब हम देख रहे हैं कि जो Cl- है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका Cl- है वो आपका 8 CS+ से घिरा हुआ है। और अगर मैं संरचना को इस तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह बढ़ाऊंगा मेरे भाई, तो क्या होगा इसमें कि जो आपका CS+ है वो भी आपका 8 Cl- से घिर जाएगा। क्लियर है। तो देखो CS कितने Cl से घिरा, 8, और Cl कितने CS से घिरा, 8। तो इसलिए मेरे भाई जो CHCl है इसकी समन्वय संख्या 8:8 होती है, ठीक है, 8 CS की और 8 Cl की। क्लियर हुआ। और आपको एक चीज़ और बता दूं, सेम टू सेम संरचना आपकी TiCl की होती है। किसकी होती है, TiCl की होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना TiCl है इसकी समन्वय संख्या भी 8:8 होगी। क्लियर हुआ। तो आगे आपको और बढ़ा देता हूँ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ, एक दूसरी संरचना आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप इस संरचना को देख रहे हैं, तो ये जो संरचना है मेरे भाई, ये आपकी संरचना है ZnS की, ठीक है। ZnS को तोड़ें तो Zn2+ और S2- में जाकर टूटता है। तो आपका जो आपको दिख रहा है ना ये वाला कण, ये आपका Zn का है, और जो आपको पीला वाला कण दिख रहा है वो आपका किसका है, S2- का है। तो आप ये देखें यहाँ पर कि एक सेकंड कि ये आपका Zn, ये वाला कण कितने कणों से घिरा, तो एक इधर 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक देखें, इसको देखें तो 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 से घिरा होगा, ठीक है। और यदि मैं संरचना को और बड़ा करूँगा तो ये पीला वाला कण भी जो है ना मेरे भाई वो आपका 4 ये सफ़ेद वाले कणों से घिर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आपका Zn2+ है, Zn2+ है वो 4 S2- से घिरा हुआ है, और S2- जो होता है ना वो 4 Zn2+ से घिर जाता है। इसलिए जो ZnS है मेरे भाई इसकी समन्वय संख्या जो आपकी आती है वो आती है 4:4,
4। इसी प्रकार से आपकी ZnO की संरचना बनेगी, सेम टू सेम संरचना मेरे भाई ZnO की रहेगी। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी हैं कि कुछ संरचनाएं आपको मैं दे रहा हूँ, इन तो दोस्तों यहाँ से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की समन्वय संख्या को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को, इनको मैंने संरचना के थ्रू आपको समझाया है, तो इन्हीं को अब हम ऐसे करके याद रखेंगे। देखो जैसे NaCl और MgO जब आपके सामने आता है तो ध्यान रखना कि NaCl और MgO है, इसकी समन्वय संख्या दोनों की होती है 6:6। तो आपसे यदि किसी ने पूछ लिया कि NaCl की समन्वय संख्या कितनी है तो आप बता देना 6:6। आपसे पूछ लिया MgO की कितनी है तो आप बता देना 6:6। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो आपको पता है जो आपका NaCl है इसका विखंडन कैसे होता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, अब यदि आपसे क्वेश्चन पलटवार करे और क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ NaCl में NaCl में जो Na प्लस है वो कितने Cl माइनस से घिरा है, तो आपका आंसर रहेगा 6 Cl माइनस से घिरा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, क्लियर? और यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि NaCl में Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरा होता है, तब भी आपका आंसर रहने वाला है क्या, 6 रहने वाला। ठीक है, ऐसा ही सेम किस में हो जाएगा, MgO में हो जाएगा। तो इतना आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है Zns और Zno की समन्वय संख्या आपकी होती है 4:4। क्यों होती है? क्योंकि Zn जो है ना 4s से घिरा होता है और s कितना, 4 Zn से घिरा होता है। क्लियर? ऐसा ही Zno के लिए हो गया। ओके, नेक्स्ट CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड और TiCl टाइटेनियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी रखी जाएगी, 8:8। ये भी आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? तो इनमें भी आपको याद रखना कि जो Cs प्लस होता है वो 8 Cl माइनस से घिरा होता है और Cl माइनस 8 Cs प्लस से घिरा होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 8:8 होती है ना। CaF2 और SrF2 की कितनी होती है, 8:4। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना। अब 8:4 कैसे होती है बताता हूँ। यदि आपसे बोल दिया जाए कि CaF2, देखो आपका इसका विखंडन यदि मैं करूँ तो कैसे होता है, Ca2 प्लस में और F1 माइनस में ऐसा होता है ना। तो जो Ca2 प्लस होता है वो 8F माइनस से घिरा होता है, इसलिए 8 आता है। ठीक है, लेकिन जो F माइनस है, क्या है, F माइनस है, वो केवल 4 Ca2 प्लस से घिरा होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी आती है, 4 आती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। ठीक है, और Na2 और K2O की कितनी होती है, 4:8। क्यों होती है? क्योंकि जो Na होता है Na प्लस वो 4 O से घिरा होता है, लेकिन जो O होता है वो आपके 8 जो है ना Na से घिरे होते हैं, इसलिए इसकी होती है। ठीक है, तो इतना आप बहुत अच्छे से याद रखोगे मेरे भाई, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब मेरे भाई कुछ घनीय यूनिट सेल जो हमने पढ़े थे SCC, BCC और FCC, इनकी समन्वय संख्या हम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो S, ये जो क्या है S है, S फॉर क्या होता है, S फॉर होता है 6। क्या होता है, 6 का मतलब क्या होती है, 6 होता है। मतलब SCC की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। अब इस टाइप से S को याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, SCC में S फॉर क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है, 6। क्लियर? चलो अब ये आपका क्या है, BCC है। क्या है, BCC। तो देखो B जो है ना, पहले हम कैसा लिखते थे, ऐसा लिखते थे, ऐसा आपका B नहीं लिखा जाता, और ये क्या है, 8 है। तो मतलब BCC की समन्वय संख्या कितनी है, 8 है। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर आप देखो F में कितने डंडे हैं, 1 2 और ये आपका सीधा डंडा 3। क्लियर? तो यदि मेरे भाई मैं 2 डंडों में एक डंडे को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, तो 2 डंडे क्या, 11, और एक जोड़ दिया तो क्या हो गया, 12। मतलब SCC की समन्वय संख्या कितनी है, 12 है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये घनीय यूनिट सेल की जो समन्वय संख्या होती है उसमें SCC की 6, S फॉर 6, B 8 जैसा बनता है तो 8 है ना। FCC में F 3 डंडे हैं, 2 डंडे में एक डंडा जोड़ दिया तो कितना हो चुका है, 12। तो इस टाइप से आप इसको याद रखना। अब हम टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। ओके,
तो अब जो है ना हम घनीय यूनिट सेल के घनत्व पर बात करने वाले हैं और इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट थे आज के, तो वैसे है ना। देखो, हमें घनीय यूनिट सेल का घनत्व चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है ये घन होता है, ये क्या है आपका घन, है ना। और घन में आपको पता है कितनी कोरें होती हैं। घन में जो कोरें होती हैं, कोर होती है, वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर फलक कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और आपको पता है कोने जो है ना वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। यह चीज़ आपको पता है। ये घनीय यूनिट सेल मैंने बना दी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, जो कोर है इस कोर की लंबाई क्या मान ली मैंने, a मान ली। ठीक है, आपको वैसे भी पता है घन में जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीनों आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये a से मैंने लंबाई को माना, b चौड़ाई और c क्या है, ऊंचाई। तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोर को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। तो प्रत्येक भुजा a होगी। ठीक है, ये a, ये भी a है ना, प्रत्येक भुजा क्या होगी, a होने वाली है। क्लियर है, चलो ये आप समझ गए। तो हमें इस यूनिट सेल का क्या चाहिए, घनत्व चाहिए। तो मेरे भाई घनी यूनिट सेल का जो घनत्व है इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। वो ये सूत्र है यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। जो आपकी यूनिट सेल होगी उसमें परमाणुओं की संख्या। अब यूनिट सेल आपकी कोई टाइप की, देखो घनीय यूनिट सेल आपने कितने टाइप की पढ़े, घनीय यूनिट सेल आपने 3 टाइप की पढ़ी हैं। ठीक है, SCC, BCC और FCC, ये 3 पढ़ी हैं। तो आपको एक चीज़ पता है कि SCC में अवयवी कणों का योगदान टोटल कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा के रखा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और ये SCC, BCC, FCC घनी यूनिट सेल देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम ये चीज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, तो समझ लीजिए आप जाके। ठीक है, SCC में अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, 1 होता है। BCC की बात करें तो 2 होता है और FCC की बात करें तो 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। अब यदि वो यूनिट सेल SCC टाइप की है, कौन सी टाइप की, SCC टाइप की है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे, है ना। BCC टाइप की है तो परमाणु की संख्या 2 आएगी और FCC टाइप की है तो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, चलो इसके अलावा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, जैसे मान के चलो आपके पास एक परमाणु है, क्या है, एक परमाणु है। उस परमाणु का द्रव्यमान क्या है, परमाणु छोटा है, बड़ा है, उसका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान रखा जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिट सेल का आयतन रखा जाएगा, यूनिट सेल का आयतन। देखो अब आयतन की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ, आयतन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, गुणित ऊंचाई। ये आयतन का सूत्र होता है, आपने पहले से ही पढ़ के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी हैं, बराबर है। अब लंबाई देखो, कोर हमने क्या मानी, a मानी, तो लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। ठीक है, तो यदि मैं इन तीनों की वैल्यू a और a रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो आयतन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, AQ निकल के आएगा। ठीक है, मतलब आयतन आपको AQ रखना है। ठीक है, और इस AQ की वैल्यू आपको दे के रखी होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो कोर आपको दी है ना, जैसे कोर आपको दी है 2 दी है, क्या दी है 2, तो लंबाई भी 2 होगी, चौड़ाई भी 2 होगी, ऊंचाई भी 2 होगी। फिर ठीक है, तो 2 का आप क्यों करोगे तो आपको कोर मिल जाएगी। क्लियर हो चुका है। चलो अब एवोग्रेडो संख्या, क्या सर, एवोग्रेडो संख्या। तो आपको एवोग्रेडो यहाँ पर आयतन, आयतन, ठीक है, आयतन आपका क्या हो गया, 1। ठीक है, अब आपका आता है एवोग्रेडो संख्या। तो देखो आपने 11th में पढ़ा था, है ना, एवोग्रेडो संख्या, एवोग्रेडो नंबर आपने 11th में पढ़ के रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो संख्या मतलब नंबर, तो नंबर का n, और एवो का मतलब क्या होगा, a होगा, क्या होगा, a होगा। तो मतलब जो एवोग्रेडो संख्या है इसको हम Na से व्यक्त करते हैं, किससे, Na से। तो कहीं कहीं आपको N0 भी मिलेगा, बट आप टेंशन मत लेना, आप ज़्यादा Na का यूज़ करना। आप किसका यूज़ करना, Na का। और एक ध्यान रखना कि जो Na है, एवोग्रेडो संख्या है, इसकी वैल्यू निश्चित है। क्या सर, इसकी वैल्यू निश्चित है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है,
6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। मोल इनवर्स 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू होती है सर? एवोगैड्रो संख्या की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर हो चुका है? तो देखो अब हम घनीय यूनिट सेल के घनत्व पे बात करते हैं। तो आप अभी से याद रखना कि देखो घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं? डी से। किससे व्यक्त करते हैं? डी से। और घनीय यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या है, परमाणु की संख्या को आज के बाद याद रखना हम जेड से व्यक्त करेंगे। किससे? जेड से। और द्रव्यमान को पता ही है, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मास। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? एम से व्यक्त करेंगे। किससे? एम से। ठीक है, यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, आयतन को हमने किससे निकाल लिया? ए क्यू से। ठीक है, तो ये आपका ए क्यू हो चुका है। ठीक है, चलो अब एवोगैड्रो संख्या क्या है हमारी? Na है, तो ये हमारा Na हो चुका है। तो ये सब वैल्यू हम उठा के रख देंगे, तो ये हमारा क्या मिल गया? Z। क्या मिल गया? Z। यहाँ क्या मिल गया हमारा? M। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया? AQ। ठीक है, और ये हमें क्या मिल गया? Na। क्या मिल गया? Na। तो आपका जो घनीय यूनिट सेल का घनत्व है वो आपका क्या निकल के आ गया? Zm/AQNA। Zm/AQNA जो हमारा निकल के आ गया घनीय यूनिट सेल का घनत्व। एक एक चीज़ समझी हमने? कहीं हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की? कहीं आपको सस्पेंस में तो नहीं रखा? नो, है ना? और मेरे भाई ये आपको सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को मैंने समझा दिया। ठीक है, तो घनत्व डी का सूत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि घनीय यूनिट सेल का घनत्व क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? Zm/AQN0। Z क्या है? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, M क्या है? परमाणु द्रव्यमान, AQ क्या है? आयतन, और जो है ना Na क्या है? आपका एवोगैड्रो संख्या। क्लियर हो चुका है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये हमारा घनीय यूनिट सेल का क्या हो चुका है? घनत्व हो चुका है। अब घनत्व हम समझ गए, इन चीज़ों को हम समझ गए, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास न्यूमेरिकल है, एक तत्व है हमारे पास, कोई एक तत्व है X। इस तत्व की आपको डिफाइन नहीं किया, फाइनली ये नहीं बताएगा कि कौन सा तत्व है ना? आपको बस ये बता दिया कि कोई एक तत्व है X। ठीक है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो आपको कितना दे के रखा है? 52 ग्राम मोल इनवर्स। 52 ग्राम मोल इनवर्स आपको दे के रखा है। और इसका जो घनत्व है, जो घनत्व है इस तत्व का, वो आपको दे के रखा है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर-3। ठीक है ना? घनत्व का ये क्या है? घनत्व का ये मात्रक है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो घनत्व का मात्रक है उसको याद रखना। मैं अभी बता नहीं पाया था, घनत्व का मात्रक क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर-3। ये चीज़ आप विशेष तौर पे लिख लेना घनत्व के सूत्र के बाद में। ठीक है, चलो। और यहाँ पर बोला गया है इसकी एकक कोष्टिका, मतलब एकक कोष्टिका का मतलब आप जानते हो ना, एकक कोष्टिका यूनिट सेल को ही कहते हैं। जो यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल को ही हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका, यूनिट सेल को बोलते हैं। ठीक है, उसने बोला है एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई सॉरी, जो यूनिट सेल दी है उसकी कोर की लंबाई आपको कितनी दे के रखी है? 289। मतलब ए की वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है? ये दे के रखी है 289। ठीक है, चलो 289 पीएम। पीएम क्या है? इसका मात्रक। पीएम का फुल फॉर्म क्या है? पिकोमीटर। क्या है? पिकोमीटर। आपने पढ़ा होगा पिकोमीटर, मीटर। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि 1 पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, चलो, तो ये कोर की लंबाई है। तो एकक कोष्टिका का प्रकार बताइए। एकक कोष्टिका का प्रकार बताना है, मतलब ये एकक कोष्टिका SCC टाइप की है, BCC टाइप की है या FCC टाइप की है, कौन सी टाइप की है वो आपको बताना है। लेकिन वो चीज़ आप कैसे बता पाओगे? वो चीज़ आप बता पाओगे यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या के आधार पर। कैसे आपको समझना है, एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है। क्या है सर? दिया है। ठीक है, चलो, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? m होता है, हमने अब भी बताया था। और परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दे के रखिए? ये दे के रखिए 52 ग्राम
मोल इनवर्स, 52 ग्राम मोल इनवर्स, ये दे के रखिए। ठीक है, चलो आपको घनत्व कितना दे के रखा है, परमाणु घनत्व या फिर यूनिट सेल का, सॉरी यूनिट सेल का घनत्व, यूनिट सेल का घनत्व। चलो कितने दे के रखा है घनत्व, ये दे के रखा है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3, ये दे के रखा है। ठीक है, आपको कोर की लंबाई, कोर की लंबाई आपको क्या होती है, कोर की लंबाई मेरे भाई ए होती है ना, तो ये ए की वैल्यू आपको कितनी दी है, 289 pm, है ना। आयतन निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो इसके अलावा आपको क्या एकक कोष्टिका का प्रकार बताना। ठीक है, तो मतलब आपको एकक कोष्टिका का प्रकार बताना, मतलब एकक कोष्टिका आपको नहीं दी। अब एकक कोष्टिका आपको नहीं दी है ना, यूनिट सेल आपको नहीं दी कि कौन सी है, तो आपको परमाणुओं की संख्या भी नहीं दी है, उसमें कितने परमाणु संख्या है वो आपको नहीं दी है। ठीक है, चलो और यहाँ से Na की वैल्यू आप अलग से ही लिख लिया करो, वो तो हमेशा निश्चित है, कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोल इनवर्स, ये आपको वैल्यू दे के रखे। ठीक है, चलो जेड आपको निकालना है, और जैसे ही आपका जेड निकल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि वो कौन सा यूनिट सेल है। अगर आप देखो, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, SCC अगर टाइप का होगा SCC तो आपका आंसर 1 आएगा। परमाणु की संख्या Z बराबर कितनी आएगी, 1 आएगी, तो वो SCC टाइप का होगा। ठीक है, BCC टाइप का होगा तो कितनी आएगी, 2 आने वाली है, और FCC टाइप का होगा तो कितनी आने वाली है, 3 आने वाली। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि SCC में 1 योगदान, BCC में 2 और FCC में 3, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलो सूत्र लगाओ घनत्व का। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है, ZM/AQ/N0, यही होता है ना। चलो वैल्यू पुट करो, Z की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, Z की वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दे के रखी है, बट घनत्व जो है आपका ये D, इसकी वैल्यू दे के रखी कितनी, 7.2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो 7.2 बराबर, Z की वैल्यू आपको नहीं दी है। चलो आपको M द्रव्यमान दिया है 52, ठीक है, ये आपको 52 दिया है। ठीक है, AQ, A की वैल्यू दी है, AQ की वैल्यू नहीं दी, तो देखो A दिया है तो AQ निकाल लेंगे, इसको हम 3 बार लिख देंगे ना। ठीक है, तो 289 गुणित 289 गुणित 289, क्योंकि ये A की घात 3 है तो A की वैल्यू दी है तो इसको 3 लिख दिया। ठीक है, चलो इसके बाद Na है यहाँ पर। ठीक है, तो Na की वैल्यू आपको ये दे के रखी है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी है साहब। किसकी वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा वो देखो आप। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, बट थोड़ी सी चीज़ों को आप थोड़ी सी हमने मिस कर दी, या फिर ऐसा समझें तो उसको आप थोड़ा सा समझ लो। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका जो 1 पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 जो है ना मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। बट मेरे भाई ये जो आपका मीटर है वो आपका SI पद्धति का मात्रक है। कौन सी पद्धति का मात्रक है, SI। और विशेष तौर से याद रखना, केमिस्ट्री में आपका SI पद्धति वाले मात्रक नहीं चलते, केमिस्ट्री में हमारे CGS पद्धति वाले मात्रक चलते हैं। कौन सी पद्धति, CGS पद्धति वाले मात्रक चलते हैं। तो हमें CGS में जो लंबाई है उसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, मतलब इस पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। जब हम इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो थोड़ा सा आप कॉपी में आप याद रखना, तो 1 पिकोमीटर बराबर सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, मीटर में 12 और सेंटीमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर कोर की लंबाई ये आपको किस में दी है, पिकोमीटर में, जो आपका ऐसा CGS पद्धति का मात्रक नहीं है। तो इस पिकोमीटर को यदि हम
सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो हमें 10⁻⁻10 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको सेंटीमीटर में ले जाएं तो थोड़ा सा हम छोटा लिख दें इसको, 289 pm पिकोमीटर था, इसको हम सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 289 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सब वैल्यू रख दी, यहाँ पर ए क्यू हम रखेंगे, ए क्यू रखेंगे तो हम 289 को कितनी बार लिख रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं। कितनी बार लिख रहे हैं, 3 बार। तो 10⁻⁻10 को भी हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 10⁻10 को 3 बार ना लिख के आप देखो 10⁻10 × 10⁻10, ठीक है, इंटू 10⁻−10, इसको ऐसा ना लिख के 10⁻−30 लिख दो। ठीक है, तो वो यहाँ जगह ना होने के कारण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10⁻−30, याद रखना 10⁻−30। ठीक है, ये बराबर थोड़ा सा मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7.2, थोड़ा सा आप समझ लो मेरे भाई। ठीक है, चलो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की निकालनी है। किसकी, जेड। तो जेड को आप बराबर में करेंगे तो इन सब को हम ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, इन सब को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, और इसको हम ले जाएंगे बटे में। हमें जेड की वैल्यू निकालना है तो देखो जेड बराबर निकालते हैं, जेड बराबर इन सबको यहाँ ले गए तो ये हमारा क्या है, 7.2 है। ठीक है, ये 289 3 बार है तो आप क्या कर दो, 289 का क्यूब कर दो, ये आपका क्या है 10⁻−30, और ये क्या है 6.023 × 10⁻23, वटे में कितना आएगा, 52 आएगा, 52 आएगा। तो ओवरऑल अब इसको आप सॉल्व करना, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, इस सब को आप सॉल्व करोगे तो जेड बराबर आपका 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 2 निकल के आएगा। इन सब को आप सॉल्व करोगे तो जेड बराबर कितना निकल के आने वाला है, 2 निकल के आने वाला है। ठीक है, अब 2 निकल के आ गया तो 2 योगदान किस में होता है, बीसीसी में होता है। ठीक है, तो अंत में आप क्या लिख दोगे, अतः बीसीसी प्रकार का यूनिट सेल है। कौन सी प्रकार का, बीसीसी प्रकार का यूनिट सेल है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा 2.01 के आसपास जाएगा तो उसको तो आप नेग्लेक्ट कर देना, छोड़ देना, तो आप 2 ही मानना। ठीक है, तो बीसीसी प्रकार का हमारा क्या हो गया साहब, यूनिट सेल हो गया। थोड़ा सा हम इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 आया ना जेड का मान, और 2 जेड का मान किस में आता है, बीसीसी में। ठीक है, इसका हिंदी भी नाम लिख सकते हो, अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल। क्लियर है, तो ऐसे हमें थोड़ा सा करना है। और न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ है, हाँ ये भी कह सकता हूँ कि मैं टफ है। ठीक है, क्योंकि इसका ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समय लगेगा उसमें, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। तो ऐसे आपके जो है ना घनीय यूनिट सेल के क्या होते हैं सर, न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल होमवर्क में देता हूँ, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देता हूँ, और इससे संबंधित आप और भी जो न्यूमेरिकल हैं उनको आप करिएगा, और जो भी आपको वैल्यू दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ रहे हो ना, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलो बस जो भी आप प्रॉब्लम लगे तो फिर मुझे बता सकते हो कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है ना। चलो तो देखो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक तत्व X, एक तत्व क्या है, X का परमाणु द्रव्यमान 60 ग्राम मोल इनवर्स है तथा घनत्व आपको 6.23 ग्राम सेंटीमीटर-3 है। यदि एकक कोष्ठका की कोर की लंबाई 400 pm है, pm को ध्यान रखना, आपको सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, चलो तो एकक कोष्ठका का प्रकार बताना है कि ये कौन से प्रकार का एकक कोष्ठका है, कौन से प्रकार का यूनिट सेल है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसमें जैसा भी कैलकुलेशन है आप तुरंत करना और हमें बताना कि इसका आपका जो आंसर जो है ना वो आपका कितना आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये आप चीज़ बताओगे तो हम ये 2 न्यूमेरिकल के साथ आपको वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं इनसे संबंधित आप बुक में जाना, और बुक में आपको और न्यूमेरिकल मिलेंगे, है ना।
बुक से आप और न्यूमेरिकल लगाना और करना, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल आपको दिया है इसका मुझे आंसर जो है ना आप ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या जो भी करना, मुझे आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताना इसका आंसर, ठीक है। चलो है ना, मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।